अस्सलाम वालेकुम, I'm back again with another lecture on e-marketing. हम बात कर रहे थे लास्ट क्लास में प्राइस के हवाले से और आज हम अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे with reference specifically to arguments against and for the net being an efficient market. Pricing का जब जिक्र होता है तो मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यूज सामने आते हैं. जस्ट वांटेड टू शेयर अ फ्यू कोट्स विद यू. रॉबर्ट डॉक्टर्स ने एक कोटेशन है जो कि बड़ी ऑफनली कोट की जाती है, एंड आई कोट इट एज वेल. ऑल टू ऑफन स्ट्रैटेजिस्ट्स ओवरलुक वन ऑफ देयर बेस्ट वेपन्स, इम्प्रूव्ड pricing strategies, and that is the key for strategists and for marketers to improve upon and to look into their pricing strategies. And especially जब इंटरनेट की बात हो रही है और जब मैंने आपको लास्ट क्लास में कुछ एग्जांपल्स के तौर पे बिजनेसेस को देखने को भी कहा था कि देखिए वहाँ पे कैसे प्राइसेस में चेंजेस आती हैं, कंपैरिजन्स दिखाए जा रहे हैं. सो कंपनीज को इम्प्रूव्ड प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज की बहुत सख्त ऑब्वियसली फोकस की उसके ऊपर बहुत सख्त ज़रूरत होती है. फिलिप कॉटलर वेरी फेमस एकेडेमिया में उनकी बुक्स बहुत ज़्यादा मेंशन की जाती हैं, फेमस ऑथर. उनकी भी एक कोटेशन है, इट गोज लाइक price goes by many names. There are different names for prices and different ways of pricing as well. So we need to really understand that. और उसी की वजह से हमारी जो है वो इस discussion का reason भी यही है कि we as marketers need to look into कि pricing का क्या रोल है हमारी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ के अंदर. आई होप कि आपको ये फ्रेमवर्क कल की क्लास से कुछ थोड़ा सा याद भी होगा. एफिशिएंट मार्केट्स का हमने जिक्र किया था और मार्केट एफिशिएंसी जो है वो इकोनॉमिस्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने मेंशन किया कि मार्केट एफिशिएंसी है वो कंज्यूमर बिहेवियर से रिलेटेड थेरीज जो हैं उसमें इकोनॉमिस्ट ने एफिशिएंट मार्केट्स को बहुत ज़्यादा मेंशन किया है. ऐसी मार्केट्स जो हैं वो परफेक्ट प्राइस कंपटीशन जो है उसको बेयर करती हैं, एंड देयर आर टू मैनी प्लेयर्स इन दोज मार्केट्स जो कि एफिशिएंट मार्केट्स कहलाती हैं. इक्वल एक्सेस होती है लोगों के पास, कस्टमर्स के पास इंफॉर्मेशन की, प्रोडक्ट्स की, prices, distribution channel, or people want to or expect to find lower prices. ऐसी markets के अंदर price elasticity जो है वो high है, frequent price changes नज़र आती हैं, small price changes भी नज़र आती हैं. So observed spread between the highest and the lowest price for the same product वो हमें जो है वो डिस्पर्शन भी नज़र आ रही होती है. एक एफिशिएंट मार्केट की जो सबसे क्लोजेस्ट एग्जांपल हमें मिलती है वो स्टॉक मार्केट के केसेस में है, जहाँ पर ये सारे मुख्तलिफ एट्रीब्यूट्स या कैरेक्टरिस्टिक्स जो एफिशिएंट मार्केट की मैंने अभी मेंशन की वो नज़र आती हैं. कमोडिटी मार्केट्स के अंदर भी एफिशिएंट मार्केट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स नज़र आती हैं, लेकिन फिर वहाँ पे गवर्नमेंट इंटरवेंशन जो है और कंट्रोल्स जो हैं वो फिर ऑब्वियसली उस हद तक जिस तरह की स्टॉक मार्केट के अंदर एफिशिएंट मार्केट बनती है उस हद तक हमारी कमोडिटी मार्केट्स जो हैं वो एफिशिएंट मार्केट्स नहीं बन पाती हैं. लेकिन ये ज़रूर कहा जाता है कि इंटरनेट जो है वो एक क्लोज ग्राउंड है सिमिलर टू स्टॉक मार्केट, जहाँ पर एफिशिएंट मार्केट क्रिएट हो रही है या हो सकती है. मार्केट्स के हमने चारों डिफरेंट टाइप्स हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी, मोनोपोली, ओलिगोपोली, मोनोपोली, प्योर मोनोपोली एंड प्योर कंपटीशन. एंड वी डिड मेंशन कि जो दो एरियाज हैं जहाँ पर ई मार्केटिंग की प्राइसिंग स्ट्रैटेजी का कुछ रोल हो सकता है और कंट्रोल हो सकता है, दैट इज ओलिगोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. सो इन एन एफिशिएंट मार्केट one would find lower prices, high price elasticity, frequent price changes, smaller price changes, narrow price dispersions, and internet के ऊपर भी ये चीज़ें हमें होती नज़र आती हैं.
सो क्या फिर इंटरनेट एक एफिशिएंट मार्केट है? यहाँ पर हमें कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स को देखना है जो कि डाउनवर्ड प्रेशर exert करते हैं on internet prices and contribute to efficiency. For example, shopping agents like BizRate की वेबसाइट मैंने लास्ट लेक्चर में आपको मेंशन भी की थी. शॉपिंग एजेंट्स क्या करते हैं? They facilitate customer searches for low prices by displaying results in a comparative manner. comparative format के अंदर, टेबल की फॉर्मेट के अंदर आपको मुख्तलिफ जो हैं मर्चेंट्स हैं या सेलर्स हैं उनकी प्राइसेस ये कंपैरेटिव एजेंट्स जो हैं जिनको हम शॉपिंग एजेंट्स कहते हैं ये दिखा देते हैं. और रिसर्च ये कहती है a lot of users, 15% and more, have started increasing the use of shopping agents. और इसकी सबसे ज़्यादा एग्जांपल्स हमें ट्रैवल इंडस्ट्री या टूरिज्म के अंदर नज़र आती हैं. अगर आप अपनी बुक को भी सर्च करें, आई होप यू डिड, on one of these shopping agent websites, तो आपको वहाँ पर भी प्राइस डिफरेंसेस नज़र आ सकते हैं और ये चीज़ बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हो सकती है कस्टमर्स के लिए. ऑब्वियसली कस्टमर्स को उन रिजल्ट्स से अंदाज़ा हो सकता है कि वो कहाँ से एक लोएस्ट कॉस्ट पे चीज़ खरीद सकते हैं and they would value that. Then high price elasticity, that refers to variability of purchase behavior with changes in price. मतलब क्या हुआ इस बात का कि जैसे जैसे प्राइसेस में चेंजेस आती हैं, प्राइस कम या ज़्यादा होती है और ऑब्वियसली जब प्राइसेस कम होती हैं तो लोग उन चीज़ों को ज़्यादा परचेज करने लग जाते हैं और स्पेशली जैसे डील्स आती हैं तो वर्ड ऑफ माउथ भी कई दफ़ा स्प्रेड होता है और लोग जाकर लोअर प्राइस्ड आइटम्स को परचेज करना शुरू करते हैं. सो क्या है कि हाई प्राइस इलास्टिसिटी इज पॉसिबल. लोगों का जो बिहेवियर है, वेरिएबिलिटी ऑफ परचेज बिहेवियर, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल. अगेन एग्जाम्पल लेजर ट्रैवल की या एयरलाइंस या ट्रैवल इंडस्ट्री के अंदर आपको जब मुख्तलिफ डिफरेंट शॉपिंग एजेंट्स या एयरलाइंस मुख्तलिफ टाइमों पे या ऑफ सीजन के ऊपर देती हैं डील्स, तो कस्टमर्स गेट अट्रैक्टेड टू दैट एंड दे ट्राई टू मेक यूज ऑफ दोज डील्स. Another thing that exerts pressure, downward pressure on markets, internet markets, that is reverse auctions. Reverse auctions क्या करती हैं? They allow buyers to name their prices and sellers have to match the price that the buyer has mentioned. So इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि आपके जो सेलर्स हैं वो एक दूसरे से compete करने के लिए और कस्टमर से वो ट्रांजैक्शन विन करने के लिए लो प्राइसेस चार्ज करना शुरू कर देते हैं. सो रिवर्स ऑक्शंस भी जो हैं वो एक प्रेशर एक्सर्ट करती हैं टुवर्ड्स इंटरनेट प्राइसिंग. इसके अलावा हमारे पास कुछ एरियाज हैं जिनको हम कहते हैं टैक्स फ्री जोन्स. मोस्ट ऑनलाइन रिटेलिंग टेक्स प्लेस अक्रॉस डिफरेंट regions, across different states. So किसी स्टेट में टैक्स रेट्स डिफरेंट होते हैं, किसी स्टेट में टैक्स फ्री जोन भी होता है या किसी रीजन में टैक्स फ्री जोन भी होता है और उसकी वजह से भी प्राइसेस हमें वेरिएबल नज़र आ रही होती हैं और कस्टमर्स किसी टैक्स फ्री जोन की बेस्ड बिजनेस की वेबसाइट से भी परचेज कर सकते हैं और यही रीज़न है कि हमें कई जगहों के ऊपर सेम प्रोडक्ट लेसर प्राइस के ऊपर नज़र आना शुरू हो जाते हैं. देन अनदर थिंग व्हिच इज़ वेंचर कैपिटल. A lot of technological based businesses are supported by angel investors या वेंचर कैपिटलिस्ट्स और उनका इंटरेस्ट क्या होता है? उनका इंटरेस्ट मोस्टली लॉन्ग टर्म होता है और वो विलिंग होते हैं शॉर्ट टर्म को सक्सेस को सस्टेन करने के लिए और अपनी कंपनीज को एस्टैब्लिश होने के लिए वो और ब्रांड इक्विटी और
ایک اسٹیبلشڈ مارکیٹ شیئر لینے کے لیے یہ کمپنیز جو ہیں وہ لیسر پروفٹس چارج کرنے پہ بھی تیار ہو رہی ہوتی ہیں. یہاں پر پروفٹ میکسیمائزیشن جو ہے وہ ان کا کنسرن اتنا زیادہ نہیں ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو اسٹیبلشنگ دی آرگنائزیشن اینڈ گیٹنگ مارکیٹ شیئر. تو اس وجہ سے بھی وہ پرائسز کم پہ چیزیں سیل کر رہی ہوتی ہیں. Another variable or another thing that is exerting downward pressure is competition. Fierce and highly visible competition ہمیں نظر آتا ہے انٹرنیٹ مارکیٹس کے اندر, اور کئی کمپیٹیٹرز ایسے ہیں جو پرائسز ایسی سیٹ کرنا چاہتے ہیں جو کہ بہت کم یا بالکل کئی دفعہ بالکل کوئی پروفٹ نہیں بھی لیتے ہیں, جسٹ ٹو گین برانڈ ایکویٹی, جسٹ ٹو ہیو دا مارکیٹ شیئر. تو پھر کمپٹیشن بھی پرائسز کو کم کرنے پہ مجبور کر دیتا ہے آرگنائزیشنز کو, اور اس کی وجہ سے بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی مارکیٹ ایفیشنسی کی طرف یہ ایک کنٹریبیوٹنگ فیکٹر ہے. دین فریکوینٹ پرائس چینجز از اندر ایلیمنٹ. پرائس چینجز آن لائن مارکیٹس کے اندر زیادہ فریکوینٹ ہو سکتی ہیں اور پاسبل بھی ہیں ایز کمپیئر ٹو دی آف لائن مارکیٹ. کمپیٹیٹرز کے ساتھ آن لائن سپلائرز جو ہیں وہ دے سم ٹائمز جاکی ود ایچ ادر, اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ پرائس سینسٹیو کسٹمرز کو اٹریکٹ کر لیا جاتا ہے. اسی طرح سے شاپنگ ایجنٹس کا جیسے میں نے ابھی ذکر کیا, وہ کسٹمرز کو اچھا کمپیریزن پرووائڈ کر رہے ہیں, کمپیریٹیو انفارمیشن پرووائڈ کر رہے ہیں مختلف پرائسز کے بارے میں. اس کی وجہ سے بھی پرائس چینجز آرام سے کی جا سکتی ہیں. سیلرز بھی کمپیئر کر سکتے ہیں پرائسز کو. ڈیٹا بیسز بیسڈ ان کی اپڈیٹس ہوتی ہیں پرائسز کی, ڈیٹا بیس ڈریون ویب سائٹس ہوتی ہیں, تو اس کے اندر آبویسلی پرائس کو آلٹر کرنا, چینج کرنا, رولز اس میں لگانا پروگرامیٹیکلی وہ پاسبل ہے, اور پرائس چینجز جو ہے وہ کمپیوٹرائزڈ انوائرمنٹس کے اندر آسان ہو جاتی ہیں. اس کے علاوہ والیومز کی بیس کے اوپر بھی پرائس چینجز کی جا سکتی ہیں, اگین یوزنگ ڈفرینٹ ٹائپس آف رولز جو کہ پروگرامیٹیکلی بلٹ ان ڈال سکتے ہیں. اس سے سرٹن اماؤنٹ کے اوپر والیوم اگر چلا جاتا ہے, پرچیز والیوم, تو آپ کو ڈسکاؤنٹ مل سکتا ہے. اگین پرائس چینجز آر پاسبل دیر ایز ویل. Another factor is smaller price change increments. چھوٹے لیول اور بہت چھوٹی سی انکریمنٹ اور ڈیکریز بھی پاسبل ہے, جسٹ بیکاز بیک اینڈ پہ آپ ڈیٹا بیس سے کر رہے ہیں, اور سیلرز جو ہیں وہ 0.01% پرائس چینج بھی کر سکتے ہیں, اور ایون 50 پیسہ اور لیس دین روپی کی پرائس چینج بھی پاسبل ہے انٹرنیٹ کے اوپر, اور وہ لائیو ساتھ ساتھ جو کسٹمر بیہیویئر ہے اس کو دیکھتے ہوئے کمپنیز کر سکتی ہیں ایز کمپیئر ٹو دی آف لائن میڈیا. سو یہ بھی ایک فیکٹر ہے جو کہ ڈاؤنورڈ پریشر ایگزرٹ کرتا ہے انٹرنیٹ کے ایک ایفیشینٹ مارکیٹ ہونے کے اوپر. دیر از اندر آرگیومنٹ دیٹ goes against the net being an efficient market. So is the net an inefficient market? Obviously internet does not act like an efficient market regarding narrow price dispersion. ہمارے یہاں دو چیزیں ہیں, مختلف دو اسٹڈیز ہیں جو کہ پرائس اسپریڈ کے بارے میں مینشن کرتی ہیں مختلف پوائنٹ آف ویوز کو. کموڈیٹی آئٹمس کے کیس کے اندر پرائسز جو ہیں وہ ریلیٹیولی سیم رہتی ہیں. فار ایگزامپل بریڈ بٹر, obviously جتنے ریٹیلرز ہیں اس قسم کے پروڈکٹس اگر سیل کر رہے ہیں تو ان میں بہت زیادہ ڈفرینسز نہیں ہوتے ہیں, اور پرائسز جو ہیں وہ آلموسٹ سیم ہو سکتی ہیں. لیکن ود ریسپیکٹ ٹو انفارمیشن پرائس ڈسپرشن جو ہے وہ ہم کئی دفعہ نیرو ایکسپیکٹ کرتے ہیں. جیسے کہ اگر کوئی بک کی سرچ کرنا چاہتا ہو, لیکن
ऐसा इंटरनेट पे नहीं हो रहा है, क्योंकि ऑनलाइन रिटेलर के पास जो ब्रांडिंग और दूसरे बेनिफिट्स हैं वो जस्टिफाई करते हैं प्राइस डिफरेंसेस को इन द माइंड्स ऑफ द कस्टमर्स. सो जो हमारी दो मुख्तलिफ रिसर्च स्टडीज़ हैं वो ये कहती हैं कि देयर वाज अ ग्रेटर प्राइस स्प्रेड फॉर ऑनलाइन परचेजेस दैन फॉर ऑफलाइन परचेजेस, और प्राइस डिस्पर्शन जो है वो पॉसिबल है, हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे बायर्स को पता नहीं होता है ऐसी फैसिलिटीज़ का, जैसे कि शॉपिंग एजेंट्स जो हैं वो मुख्तलिफ तरह की फैसिलिटीज़ ऑफ़र कर रहे हैं कंपैरिजन की फॉर्म के अंदर, या असिस्ट कर रहे हैं बायर्स को इन फाइंडिंग द राइट सेलर. प्राइस डिस्पर्शन के और भी रिलेटेड इश्यूज हैं जो कि हमें और फर्दर एक्सप्लेनेशंस दे पाते हैं. ब्रांड स्ट्रेंथ कुड बी वन ऑफ द इश्यूज जो कि रिलेट करता है प्राइस डिस्पर्शन से. इवन दो देयर आर टू मेनी वेबसाइट्स अवेलेबल, लेकिन ब्रांड एक स्टिल एक ऐसी चीज़ है जिसको कस्टमर्स देखते हैं और एक सॉट आफ्टर चीज़ है. जो हमारे टॉप वेबसाइट्स हैं, जो टॉप ब्रांड्स हैं, ऑब्वियसली उनको हम देखते हैं कि ज़्यादा कस्टमर्स विजिट कर रहे हैं और उनको प्रेफरेंस भी दे रहे हैं. बहुत सारे कस्टमर्स जो हैं वो एक वेल नोन मर्चेंट या वेल नोन ब्रांड को ही पिक करेंगे अपने रिजल्ट्स में से, जो कि वो सर्च करके लेते हैं. और ब्रांड की इम्पोर्टेंस क्योंकि इतनी ज़्यादा है, कंपनीज फिर बहुत ज़्यादा स्पेंड करती हैं कस्टमर्स को अपने ब्रांड्स की तरफ लेकर आने के लिए, और इसकी वजह से फिर उनका ज़ाहिर कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है और उसका इफेक्ट फिर प्राइसेस पे भी एट टाइम्स आना शुरू हो जाता है. ऑनलाइन प्राइसिंग के जो मुख्तलिफ तरीके हैं वो भी प्राइस डिस्पर्शन से रिलेट करते हैं. ऑफलाइन वर्ल्ड के अंदर बहुत सारी या मोस्टली चीज़ें जो हैं वो फिक्स्ड प्राइसेस के ऊपर बिक रही होती हैं. ऑन द अदर हैंड वेब के ऊपर मार्केटर्स कई ऐसी स्ट्रैटेजीज यूज कर सकते हैं कि प्राइसेस जो है उसकी वेरी कर सकें या डायनामिकली अपडेट की जा सकें. फॉर एग्जांपल आपकी जो ऑक्शन साइट्स हैं उनके ऊपर प्राइस वेरिएशंस पॉसिबल हैं. प्रोडक्ट्स को बंडल किया जाता है शिपिंग और स्पेशल सर्विसेज की कॉस्ट के साथ, उसकी वजह से प्राइस के अंदर वेरिएशन आ सकती है. सो एक प्राइसिंग, ऑनलाइन प्राइसिंग का मैकेनिज्म जो है वो भी प्राइस डिस्पर्शन का बायस बन सकता है. देन डिलीवरी ऑप्शंस, same product delivered under different condition could be priced at a different rate. अगर कोई कस्टमर के लिए कोई चीज़ वैल्यूएबल है और वो अर्जेंट डिलीवरी चाह रहा है उस प्रोडक्ट की, तो वो में भी उसके लिए शायद ज़्यादा प्राइस पे करने को तैयार हो. इसी तरह से कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो कि कस्टमर को खुद खरीदने जाना पड़ता है, उसके लिए उसको बहुत ज़्यादा कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है इन टर्म्स ऑफ टाइम, मनी, एनर्जी या साइकिक कॉस्ट. अगर वही चीज़ उसके डोर स्टेप पे उसे मिल जाए तो वो उसके थोड़ा सा में भी जो प्राइस है वो एक्स्ट्रा सर्विस की पे करने को तैयार हो सकता है. सो एक्चुअली जो डिफरेंट एडिशनल बेनिफिट्स मिल रहे हैं, इन एडिशनल बेनिफिट्स की वजह से प्रोडक्ट की डिफरेंशिएशन क्रिएट हो सकती है, और वो भी एक रीज़न है हमारे पास प्राइस डिस्पर्शन का. एक और इशू है जो रिलेट करता है प्राइस डिस्पर्शन के साथ, एंड दैट इज
time sensitive shoppers. Time sensitive shoppers would not want to spend extra time looking for the cheapest possible price, or they do not want to go through the complex websites that are there at times कि उसमें से उनको जो उनके particular interest की चीज़ है उसको explore कर सकें. So that is another issue related to price dispersion. Then differentiation, एक strong branding का जो एक रिजल्ट है वो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है, जो कि फिर इनेबल करता है मार्केटर्स को अपने प्रोडक्ट्स की प्राइसेस बनाने में डिफरेंट तरीके से. तो दैट इज अनदर इशू जो कि प्राइस डिस्पर्शन से रिलेट कर रहा है. अनदर वेरिएबल इज स्विचिंग कॉस्ट्स. स्विचिंग कॉस्ट का क्या मतलब है कि हमारे कस्टमर्स कई दफ़ा एक नोन प्लेटफॉर्म और नोन बिजनेस या नोन वेबसाइट को छोड़कर दूसरी किसी और की तरफ अगर जाते हैं तो वो कुछ कॉस्ट्स बेयर कर रहे हैं, और वो कॉस्ट हो सकती है सच एज दे आर लीविंग अ वेल नोन interface, or they're leaving a very good customer service provider, things like that. So switching cost जो है वो भी price dispersion के ऊपर affect कर सकती है. And the last one is second generation shopping agents. Second generation shopping agents क्या करते हैं कि वो customers को help करते हैं कि अपने results जो comparative results displayed हैं उनके पास comparisons देख रहे हैं, उनको further quantify कर सकें, analyze कर सकें और फिर best decision ले सकें. बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो कस्टमर रिव्यूज डाल रही हैं, जैसे कि अमेजोन में भी आपने नोटिस किया होगा. कल लास्ट लेक्चर में मैंने मेंशन भी किया था व्हाइल वी वर विजिटिंग अमेजोन्स वेबसाइट. सो वहाँ पर भी आप मुख्तलिफ और लोगों ने जो वही चीज़ परचेज की हुई है उनके रिव्यूज को देखते हुए अपना डिसीजन ले सकते हैं. एंड दैट इज ऑल्सो a reason for price dispersion related issues. So we can summarize from these points that the internet is not an efficient market, क्योंकि इन सब वजूहात की वजह से में भी prices के अंदर differences हैं. prices high भी हो सकती हैं और low भी हो सकती हैं based on the factors that go against or for internet being an efficient market. The next topic that we would want to discuss is payment options. Mostly customers कैसे पे करते हैं? क्रेडिट कार्ड्स जो हैं वो हमारे पास वर्ल्ड वाइड बहुत पॉपुलर मोड ऑफ पेमेंट रहा है. पेमेंट ऑप्शंस इसके अलावा इंटरनेट के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक मनी की फॉर्म में भी होती हैं. इलेक्ट्रॉनिक मनी क्या करता है कि वो इंटरनेट और कंप्यूटर्स को यूज़ करते हुए पेमेंट्स को एक्सचेंज करने में हेल्प करते हैं. कुछ प्लेटफॉर्म्स ऐसे बनाए जाते हैं और फिर कुछ आपके पास टोकन्स जनरेट हो सकते हैं जो आपको अवेलेबल हो या वाउचर्स की फॉर्म में, और उसको इलेक्ट्रॉनिक मनी के तौर पे मेंशन किया जाता है. ऑफलाइन भी ई मनी पेमेंट सिस्टम्स अवेलेबल हैं, जैसे कि स्मार्ट चिप्स मौजूद हैं या लोग सेल फोन से भी पेमेंट कर सकते हैं. सो दैट ई पेमेंट सिस्टम इज़ ऑल्सो अवेलेबल. इसके अलावा हमारे यहाँ पे मोबाइल पेमेंट्स में जो मोबाइल कंपनीज डिफरेंट मोबाइल बैंकिंग के तरीके ऑफर कर रही हैं, दे आर ऑल्सो गुड पेमेंट ऑप्शंस. लेकिन उन सब में कस्टमर को अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाकर किसी आउटलेट के ऊपर बैठकर ही पेमेंट करनी पड़ती है by giving them identification details as well. But that is again a beneficial mode of payments. हमारे यहाँ पे unfortunately credit cards पाकिस्तान में इतने popular नहीं है. यूज़ ऑफ क्रेडिट कार्ड्स और कुछ लोगों के ट्रस्ट रिलेटेड इश्यूज भी हैं, सिक्योरिटी इश्यूज भी हैं, एंड देन कुछ बैंकिंग सेक्टर के तरफ से भी अभी उसको इतना ज़्यादा ऑनलाइन पेमेंट्स और क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स के ऊपर इतना ज़्यादा अभी काम नहीं हुआ है. बट दैट इज़ ऑल्सो एन एवेन्यू टू लुक इनटू, जिस पे आके फ्यूचर में जाकर काम किया जा सकता है. वन टाइम पेमेंट्स के लिए हमारे पास एक बहुत पॉपुलर सर्विस है पेपाल के नाम से, जो कि एक इट्स अ बिजनेस ऑन इट्स ओन. पेपाल ने इंडस्ट्री स्टैंडर्ड एक क्रिएट कर लिया है और अब बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ
अकाउंट्स रन कर रहे हैं, इट्स ऑनलाइन अकाउंट्स इनके होते हैं जिसमें ऑथराइज्ड तरीके से, सिक्योर तरीके से पेमेंट्स की जाती हैं. दे डू यूज़ क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन और आपके बैंक अकाउंट इंफॉर्मेशन, बट इट इज़ अ सेफ वे कि आप बजाय इसके कि किसी भी पेमेंट करने के लिए मुख्तलिफ सेलर्स को अपनी डिटेल्स दें, आप उन्हें अपनी पेपैल डिटेल्स दे देते हैं और पेपैल को सिर्फ एक ही दफ़ा आपने अपनी डिटेल्स देनी होती हैं. So the way PayPal works is that you create an account with PayPal and you give them your details, credit card details as well. पेमेंट्स की जो आपकी प्रेफरेंसेस हैं वो आप उनको दे देते हैं, आपको एक पेपाल का अकाउंट जनरेट कर दिया जाता है. फिर जब आपने पेमेंट करनी होती है किसी भी वेबसाइट के ऊपर, फॉर एग्जांपल ईबे पे या अमेज़न पे आपने कोई चीज़ खरीदी है, या इवन जो कुछ लोकल वेबसाइट्स के ऊपर भी पेपाल अब एक्सेप्ट किए जाते हैं पेमेंट के तरीके के ऊपर अकाउंट्स की डिटेल्स को. सो वहाँ पर फिर आप अपने पेपैल अकाउंट की डिटेल्स दे देते हैं और आपकी ट्रांजैक्शन थ्रू हो जाती है इन अ सिक्योर वे. सो पेमेंट ऑप्शंस जो हैं ये भी बहुत ज़्यादा हमारा रोल प्ले करती हैं प्राइसेस के साथ और वैल्यू क्रिएशन के लिए भी. एज यू कैन सी पेपाल अकाउंट की डिटेल्स आपके सामने मौजूद हैं कुछ मुख्तलिफ स्टैंडर्ड्स की फॉर्म में. यू कैन गो थ्रू दैट इन डिटेल फ्रॉम योर बुक, बट this has become really a good standard, worldwide recognized standard of making payments in a secure way. Electronic money is bringing a lot of benefits to the customers as well as to the sellers. Customers को बहुत सारी options available अगर हों तो वो मुख्तलिफ ऑप्शंस की चॉइस में उनको आसानी हो सकती है कि उनके बैंक के या उनके रिलेटेड क्रेडिट कार्ड्स के जो वेंडर्स हैं वो वहाँ पर पेमेंट प्रोसेस हो सकती है, या वो पेपाल टाइप इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑप्शंस में से चूज कर सकते हैं. और सेलर्स के लिए क्या फ़ायदा है कि जब आप मुख्तलिफ पेमेंट ऑप्शंस अलाउ करते हैं तो कस्टमर्स ज़्यादा उनके पास रहते हैं या कस्टमर्स के पास वो ऑप्शन अवेलेबल है उसमें से वो चूज कर सकते हैं. कुछ रिसर्चर्स ने ये शो किया कि देयर वाज अ लॉट ऑफ टाइम्स व्हेन शॉपिंग कार्ट्स वर अबैंडन्ड, और उसका रीजन ये था कि जिस तरीके से कस्टमर पे करना चाह रहे थे या जिस क्रेडिट कार्ड को कस्टमर यूज करना चाह रहे थे टू मेक द पेमेंट, वो क्रेडिट कार्ड ये कंपनी जो है वो प्रोसेस नहीं कर पाती थी और पेमेंट ऑप्शन कोई और अवेलेबल नहीं थी, या अगर पेपाल की ऑप्शन अवेलेबल थी तो कस्टमर्स के पास उनकी कंट्री में पेपाल एक्सेसिबल नहीं था. सो इस तरह के रीजंस की वजह से सेलर्स को एक से ज्यादा मल्टीपल पेमेंट ऑप्शंस प्रोवाइड करनी पड़ती हैं. ऑब्वियसली इस सब की वजह से उनकी कॉस्ट इंक्रीज हो जाएंगी और उसको वो अफेक्ट करेगी प्रोडक्ट्स की प्राइसेस के ऊपर. लेकिन ये चीज बैलेंस आउट हो जाती है जब हम बात करते हैं कि कस्टमर के एंड से कस्टमर को क्या बेनिफिट्स मिलते हैं इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, टाइम एंड सेविंग्स, तो वहां पे ये चीज जस्टिफाई हो जाती है. आई वाज टॉकिंग अबाउट पेपाल. पेपाल मुख्तलिफ अकाउंट ऑप्शंस आपके पास यहाँ पे सामने स्क्रीन पे अवेलेबल हैं. दे टेक ईमेल पेमेंट्स, they take website payments in a standard way, और फिर उसके अंदर उन्होंने आगे और मुख्तलिफ फीचर्स डाल के प्रोफेशनल अकाउंट्स बना लिए हैं, गेटवे अकाउंट्स बना लिए हैं, एक्सप्रेस चेकआउट अकाउंट्स बना लिए हैं, और फिर उनकी आगे मुख्तलिफ फीचर्स हैं जिसकी वजह से वो कस्टमर्स को मुख्तलिफ अमाउंट्स चार्ज करते हैं पेपाल की सर्विसेज यूज करने के लिए. और कस्टमर से मेरी मुराद यहाँ पर मर्चेंट्स हैं या सेलर्स हैं जो कि पेपाल के पास अपने अकाउंट्स क्रिएट करते हैं टू रिसीव पेमेंट्स, और पेपाल इनके बिहाफ के ऊपर पेमेंट्स रिसीव करके और फिर इनके बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफर कर लेता है. सो ये तो था कि पेमेंट ऑप्शंस भी हमारे प्राइसेस को अफेक्ट कर रही होती हैं. इसके अलावा एक और चीज जिसके ऊपर मार्केटर्स को बहुत ध्यान देना चाहिए वो है प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज का. प्राइसिंग जो है वो और सेटिंग प्राइसेस इज फुल ऑफ contradictions. It is art as well as science. और
प्राइस को सेट कर लेना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, इसके साथ साथ वो प्राइस कैसे अप्लाई होगी और उसकी इम्पोर्टेंस उस चीज से भी जाहिर होती है. सो हाउ मार्केटर्स अप्लाई प्राइसिंग स्ट्रैटेजी is as important as how much they charge. और मुख्तलिफ तरीकों से फिर प्राइसिंग के स्ट्रैटेजीज आइडेंटिफाई की जाती हैं. अगर प्राइसेस बहुत लो हो तो वो आपके प्रॉफिट्स को अफेक्ट करती हैं, लेकिन अगर प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हो तब भी आपके प्रॉफिट्स डिक्लाइन हो जाते हैं. शॉर्ट टर्म व्यू के अंदर प्राइसेस कम रखी जा सकती हैं, लेकिन जब मार्केट शेयर बिल्ड हो जाता है तो फिर आपके प्रॉफिट्स इंक्रीज हो सकते हैं. सो वी नीड टू रियलाइज कि प्राइसिंग स्ट्रैटेजी जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है मार्केटर्स के लिए. मार्केटर्स जो है वो ट्रेडिशनल प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज को ऑनलाइन एनवायरनमेंट के अंदर एम्प्लॉय कर सकते हैं. एक कहा यह जाता है कि ऑनलाइन प्राइसिंग या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से प्राइसिंग बहुत कॉम्प्लिकेट हो गई है कुछ तरीकों में, लेकिन कुछ तरीके ऐसे हैं जिनसे प्राइसेस जो हैं वो सिंप्लीफाई भी हो गई हैं. प्राइसिंग नॉट प्राइसेस बट द वे प्राइसेस आर सेट. सो मुख्तलिफ तरह की प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी हो जाता है. जैसे हम कल कार डीलरशिप की एक एग्जांपल का जिक्र कर रहे थे, कई हाई इनकम कस्टमर्स जो हैं वो प्रेफर करते होंगे कि वो कार डीलर्स के पास जाएं और उनके वहाँ पर बैठकर देखकर चीज को परचेज करें, एंड दे वुडंट वरी अबाउट इट. वहां पर जाएंगे, उनका जो एजेंट है जो कि उनके साथ डील कर रहा है वो उनके लिए सारे डिसीजंस और चीजें डिसाइड करने में उनको असिस्ट कर रहा होगा. द असिस्टेंट विल टेक केयर ऑफ दैट कस्टमर जो कि हाई एंड या हाई इनकम कस्टमर है. ऑन द अदर हैंड देयर वुड बी कस्टमर्स जो कि कंपैरिजंस करके पहले से प्रिपेयर होके जाना चाहें और प्रिंट आउट लेके जाएं कि दिस इज व्हाट्स देयर ऑन द इंटरनेट एंड I want it according to that. So ट्रेडिशनल प्राइसिंग के तरीके जो हैं वो ऑनलाइन प्राइसिंग के अंदर फिर लेकर आने पड़ते हैं या उनको मिलाकर कुछ स्ट्रैटेजीज बनाई जाती हैं. हमारे पास मुख्तलिफ तरह की प्राइसिंग ऑप्शंस अवेलेबल हैं इंटरनेट मार्केटर्स या ऑनलाइन सेलर्स के लिए भी, और वो हैं फिक्स प्राइसिंग, डायनामिक प्राइसिंग एंड रेंटिंग इंस्टेड ऑफ बाइंग. फिक्स प्राइसिंग मतलब जिसको हम मेन्यू प्राइसिंग भी कहते हैं, when sellers set a price and buyers must take it or leave it. Everyone pays the same amount. ऑनलाइन मार्केटर्स दो तरह से फिक्स प्राइसिंग पे काम करते हैं. एक है प्राइस लीडरशिप और दूसरा है प्रमोशनल प्राइसिंग. प्राइस लीडरशिप से मतलब ये है कि एक प्राइस लीडर वो प्रोडक्ट है या वो प्रोडक्ट एंट्री है जो कि लोएस्ट प्राइस के ऊपर अवेलेबल है इंटरनेट के ऊपर, और प्राइस लीडर्स जो हैं वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगहों के ऊपर ही कम प्राइसेस के साथ अक्सर हमें नज़र आते हैं. जैसे कि वॉलमार्ट, अ वेरी फेमस रिटेलर अमेरिका में और वर्ल्ड वाइड एज वेल, और उनकी स्ट्रैटेजी यही है कि वो लो प्राइस्ड आइटम्स को स्टॉक कर रहे हैं और सेल कर रहे हैं. सो लो कॉस्ट जब स्ट्रैटेजी रखी जा रही है और लो प्राइस्ड प्रोडक्ट्स अवेलेबल किए जा रहे हैं तो आपको ऑब्वियसली लो कॉस्ट स्ट्रैटेजी की तरफ जाना पड़ता है इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट एफिशिएंसीज फॉर इंटरनेट मार्केटिंग एज वेल, जो कि हमने पहले डिस्कस की थी, और कंपटीशन से बेहतर तरीके से हमें कॉस्ट एफिशिएंसीज करनी पड़ती हैं. कंपनीज इकोनॉमीज ऑफ स्केल लेकर आती हैं जिसकी वजह से वो प्राइस लीडर बन जाती हैं, लेकिन इंटरनेट के ऊपर अक्सर जो स्मॉलर एंटरप्रेन्योर्स हैं वो भी ज़्यादा कंपटीशन देना शुरू कर देते हैं इन बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस को जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से प्राइसेस कम कर रही हैं. सो इंटरनेट के ऊपर प्राइस लीडरशिप स्ट्रैटेजी इज सक्सेसफुल इवन दो कंपटीशन बहुत ज़्यादा फियर्स है और जो है बहुत ज़्यादा प्राइस लीडरशिप के हमें एडवांटेजेस नज़र आते हैं.
The other type of pricing is promotional pricing. اور promotional pricing میں کیا کیا جاتا ہے, جو آن لائن ریٹیلرز جو کہ آج کل بہت زیادہ اس کی طرف ان کا رجحان بڑھ رہا ہے کہ وہ فرسٹ پرچیز کو انکریز کرنے کے لیے لوگوں کو کوئی ڈسکاؤنٹ آفر کر دیتے ہیں, ریپیٹ بزنسز کے لیے کچھ پروموشن آفر کرتے ہیں, کچھ سیلز کو کلوز کرنے کے لیے کلوز اے سیل اس کو پروموشنز آفر کرتے ہیں. جیسے امیزون ہے وہ کہتا ہے کہ جی اگر $25 سے زیادہ کی پرچیز کسٹمر کرتے ہیں تو ان کو فری ڈلیوری کی جائے گی, شپنگ کاسٹ جو ہے وہ نہیں پے کرنی پڑے گی. اس سے کیا ہوتا ہے کہ کسٹمرز جو ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ whenever they are making a purchase they make it up till $25. اور امیزون کو کافی ریسرچ کے بعد انہوں نے بہت اسٹڈی کرنے کے بعد اس $25 کے اماؤنٹ کو سیٹ کیا ہے, جس سے ان کو لگتا ہے کہ جی it is of benefit to them. The other type of pricing strategy is dynamic pricing. Dynamic pricing is a strategy of offering different prices to different customers. بہت زیادہ اس کی ایگزامپلس نظر آتی نہیں ہیں, اور بہت زیادہ جس انڈسٹری نے ڈائنامک پرائسنگ کو یوٹیلائز کیا ہے that has been the traveling industry. ٹریولنگ انڈسٹری ییلڈ مینجمنٹ کے کانسیپٹ کے اوپر کام کرتی رہی ہے. وہ آپٹیمائز کرتی تھی ٹو انوینٹری لیول کو, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ فریکوینٹ پرائس چینجز ہمیں ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں تھرو دا ڈائنامک پرائسنگ سافٹ ویئر جو کہ ایئر لائنس انڈسٹری یوز کر رہی ہوتی ہے, اسپیشلی وین دیر از لیس ٹریفک فار اے پرٹیکولر فلائٹ, یعنی بہت کم لوگ کسی ایک ٹائم پیریڈ کے اندر کسی ایک ڈیسٹینیشن کے اوپر فلائٹس اگر سرچ کر رہے ہیں تو پھر وہ اس ایریا کی پرائسز کو فلائٹس کی پرائسز کو ڈراپ کر دیتے ہیں, اور جب جیسے جیسے ڈیمانڈ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے پرائسز کے اندر ویریشنز آنا شروع ہو جاتی ہیں, اور اس طرح کی جو پرائسنگ میکانزم ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے اسپیشلی ایئر لائن انڈسٹری کے اندر. ڈائنامک پرائسنگ جو ہے وہ انیشیٹ کر سکتے ہیں بائرز بھی اور سیلرز بھی, ایز اپوزڈ ٹو فکس پرائسنگ. فکس پرائسنگ جو ہے وہ ہمیشہ ہی سیلر کی طرف سے سیٹ ہوتی ہے, لیکن ڈائنامک پرائسنگ جو ہے وہ بیس کر رہی ہے اور انیشیٹ ہو سکتی ہے کسٹمرز کے اینڈ سے بھی. دو طرح کی ڈائنامک پرائسنگ کرنے کی ٹائپس ہیں جو کہ نون ہے ایز سیگمنٹڈ پرائسنگ اور پرائس نیگوسیشن. سیگمنٹڈ پرائسنگ سے ہماری کیا مطلب ہے کہ جو کمپنی ہے وہ اپنے گڈس اور سروسز جو ہے وہ مختلف سیگمنٹس کو سیل کرتی ہے, اور ان سیگمنٹس کو مختلف اماؤنٹس چارج کرتی ہے, ان سے مختلف پروفٹس کی مارجنز جو ہیں وہ ڈفرینٹ لیتی ہے. اور پرائس نیگوسیشن از دی ادر ٹائپ آف ڈائنامک پرائسنگ. پرائس نیگوسیشن سے کیا مطلب ہے کہ انڈیویجول کسٹمرز سے بھی کئی دفعہ پرائس نیگوسیشنز ہو سکتی ہیں سیگمنٹ پرائسنگ کے اپوزڈ. آئیے دیکھتے ہیں سیگمنٹڈ پرائسنگ کو تھوڑا سا اور ڈیٹیل کے اندر. سیگمنٹڈ پرائسز کے اندر پرائس لیولز سیٹ کیے جاتے ہیں بیسڈ آن آرڈر سائزز, ٹائمنگ, ڈیمانڈ اینڈ سپلائی لیولز, اور اسی طرح کے کچھ اور فیکٹرز کے اوپر. I would like to share my own example. Just to see how this works, میں نے کسی ایک ویب سائٹ کے اوپر ایک پروڈکٹ کو سرچ کیا, hypothetically we can call it a camera, اور کیمرا سرچ کے ٹائم کے اوپر what I did was کہ میں نے پہلے دن ویو کیا اس کی پرائس کو, دوسرے دن کیا اور تیسرے دن کیا. تینوں دن تینوں مختلف ٹائمنگز کے اوپر مجھے پرائسز ڈفرینٹ ملی جو کہ مجھے وہ کمپنی آفر کر رہی تھی بائی کرنے کے لیے. The first time the price was less, second time price was more, third time the price was even more. So کیا ہو رہا تھا, وہ کمپنی دیکھ رہی تھی میرے انٹرسٹ کو, بیہیویئر آبزرو ہو رہا تھا, using their own software they were looking into my previous visits to their website and they found out کہ میرا انٹرسٹ ہے اس پرٹیکولر پروڈکٹ میں, اور وہ اس کو مجھے
सजेस्ट कर रहे थे कि मैं परचेज कर लूं नहीं तो प्राइस इंक्रीज हो जाएगी, मैं परचेज कर लूं नहीं तो प्राइस इंक्रीज हो जाएगी, और ऐसा होता जा रहा था. सो क्या है, उन्होंने सेगमेंट कर लिया और मेरी प्रेफरेंसेस की बेस के ऊपर मुझे डिफरेंट प्राइसेस दिखाते रहे. इसी तरह से कई ऐसी वेबसाइट्स हैं जहां पर अगर आप ऑर्डर साइज या प्रोडक्ट क्वांटिटी इंक्रीज कर देते हैं तो आपको डिस्काउंट मिल जाता है. एंड अ लॉट ऑफ रिटेलर्स आर डूइंग इट. कमोडिटी प्रोडक्ट्स के केस में बहुत ज्यादा हमें बंडल्ड प्रोडक्ट्स नजर आते हैं कि इफ यू बाय वन इट इज दिस, बट इफ यू बाय टू you will get 10% or 20% discount. So this way of pricing is becoming more common as firms collect more behavioral information. Travel इंडस्ट्री की मैंने आपको पहले ही एग्जांपल्स दी हैं एंड आई एम श्योर कि आपने वेबसाइट्स को विजिट करके देखा भी होगा. सेगमेंटेड प्राइसेस इफेक्टिव कब होती है? जब मार्केट सबसे पहले तो सेगमेंटेबल हो. नंबर 2, pricing reflects value perceptions of that segment. हर segment की value perception different है, हर segment different value चाह रहा है particular product category के हवाले से. So वहाँ पर मुख्तलिफ prices हम उन segments को offer कर सकते हैं. Again travel industry के केस में भी आप देख सकते हैं there would be people who are working class और उनको किसी एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर ही छुट्टी मिल सकती है जिसपे वो हॉलीडेज के लिए ट्रैवल करना चाहें. लेकिन देयर इज अनदर क्लास जो कि जॉब नहीं कर रही है और वो हॉलीडे सीजन में शायद ट्रैवल ना करना चाहें क्योंकि वहाँ पे बहुत रश होता है ड्यूरिंग द हॉलीडे सीजन. नाउ दीज टू सेगमेंट्स बिहेव डिफरेंटली और इन दोनों को डिफरेंट तरीके से मुख्तलिफ प्राइसेस दिखाई जा सकती हैं उनके बिहेवियर को एनालाइज करते हुए. सो हर सेगमेंट की वैल्यू परसेप्शंस जो है वो रिफ्लेक्ट कर रही होती है प्राइसिंग और उनका जो डिमांड बिहेवियर है वो भी डिफरेंट होता है. सो लेकिन ऑन द अदर हैंड companies must be very careful not to upset customers. I was reading a news article the other day and उस आर्टिकल के अंदर यही चीज मेंशन की हुई थी कि एक कंपनी ने कुछ डायरेक्ट मार्केटिंग का ही काम किया बट द कस्टमर गॉट अपसेट. और हुआ ये कि one of the members of the family visited a retail store to buy certain products. कंपनी ने उसकी obviously परचेज हिस्ट्री का रिकॉर्ड रखा और उस परचेज हिस्ट्री को देखते हुए कुछ ऑफर्स जो हैं वो उनके घर के पोस्टल एड्रेस के ऊपर भेजनी शुरू कर दी. उसके बाद फिर कि जी यू परचेज दिस प्रोडक्ट लास्ट टाइम यू केम एंड वी वांट टू ऑफर इट अगेन टू यू एट दिस पर्टिकुलर प्राइस. और ये आपको साथ एक प्रमोशनल कूपन भी दिया जा रहा है जिसके में कुछ इंसेंटिव्स उनको भेजे गए. दैट कस्टमर वाज नॉट हैप्पी कि जी इन्होंने मुझे मेरी परमिशन के बगैर दे हैव looked into my records and they have kept my records और मुझे डायरेक्टली इस तरह से चीज़ मेरे घर के एड्रेस के ऊपर डिस्काउंट्स भेजे हैं. इवन दो डिस्काउंट्स वर ऑफ यूज टू द कस्टमर बट ही वाज नॉट हैप्पी के उसकी डिटेल्स इस तरह से ली गई हैं और उसका परचेज बिहेवियर एनालाइज किया गया है. सो व्हाट हैपेंड वाज कि उस रिटेल स्टोर के जो मैनेजर्स हैं दे टुक नोट ऑफ इट और उन्होंने उस कस्टमर को अपोलोजाइज किया, एक लेटर भेजा अपॉलजी का. एंड नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स व्हेन दे हैड टू मार्केट समथिंग या किसी परचेज बिहेवियर की बेस के ऊपर किसी को डिस्काउंट ऑफर्स करनी थी तो उन्होंने बजाय इसके कि एग्जैक्टली वही प्रोडक्ट्स जो कि वो लास्ट टाइम परचेज करके गया है उनकी डिटेल्स उसको पोस्ट की, बल्कि उन्होंने एक मिक्स एंड मैच करके कैटलॉग बनाया और उसके अंदर वो प्रोडक्ट्स जो उन्होंने लास्ट टाइम परचेज किए थे प्लस सम अदर रैंडम प्रोडक्ट्स अटैच किए और फिर भेज दिए ताकि कस्टमर्स को ये फीलिंग ना आए कि दिस इज व्हाट इज एग्जैक्टली व्हाट आई बॉट लास्ट टाइम एंड हाउ डू दे नो. सो इस किस्म के इश्यूज भी रेज हो सकते हैं जिनको अंडरस्टैंड करना जरूरी है.
इसके अलावा जोग्राफिक सेगमेंट प्राइसिंग का भी एक तरीकाकार है. जोग्राफिकल एरिया की बेस के ऊपर प्राइसिंग डिफर कर सकती है, कंट्री बाय कंट्री भी वेरी कर सकती है. ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्योंकि जब जोग्राफिकल एरियाज बड़े हो जाते हैं तो वो इंक्रीज हो जाती हैं, टैरिफ्स में डिफरेंट आना शुरू हो जाता है. सो जोग्राफिक सेगमेंट प्राइसिंग भी है, वो भी वेरी कर सकती है. Websites can find out where the website is being checked from. सोर्स कहाँ से है जहाँ से ये रिक्वेस्ट जनरेट हुई है, या व्यूअर किस जगह पे बैठा हुआ है, उनके आईपी एड्रेसेस जो हैं वो वेबसाइट्स के पास बैक एंड के ऊपर दे कैन व्यू दैट कि जी एक पर्टिकुलर अभी जो परचेज रिक्वेस्ट आ रही है वो किस एरिया से आ रही है, और फिर उसको उन एरियाज को वो एनालाइज करके मुख्तलिफ प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज जो हैं वो अपने लिए बना सकते हैं. इसके अलावा वैल्यू सेगमेंट प्राइसिंग, your sellers or you as seller identify or recognize that not all customers provide equal value to the firm. So आप based on customer value you can create different segments. high value customers identify किए जा सकते हैं, low value customers identify कर सकते हैं because आपके पास records तो मौजूद है databases के अंदर. और again Pareto principles हमारा 80-20 rule है वो अप्लाई होता है इस केस के अंदर भी. और बेस्ड ऑन कस्टमर्स वैल्यू दैट दे ब्रिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन हम एक सेगमेंट बना सकते हैं, सो के बेस्ड ऑन दैट सेगमेंट प्राइसिंग डिफरेंट हो सकती है. जस्ट टू कैटेगराइज डिफरेंट कस्टमर्स और सेगमेंट्स बनाने के लिए बेस्ड ऑन कस्टमर वैल्यू, एज यू कैन सी हियर एक पिरामिड शो कर रही है कि देयर आर 4 डिफरेंट कस्टमर ग्रुप्स बाय देयर वैल्यू, और उस ग्रुप की वैल्यू के अगेंस्ट फिर हम आराम से प्राइसेस जो हैं वो, और फिर उस ग्रुप की वैल्यू के साथ साथ हम प्राइसेस सेट कर सकते हैं. डायनामिक प्राइसिंग के अंदर एक तो हमने सेगमेंटेड प्राइसेस का जिक्र किया, दूसरा तरीका कार है निगोशिएटेड प्राइसिंग और ऑक्शंस का. निगोशिएशन प्रीवियस लेक्चर में भी हमने मेंशन किया था कि ड्यूरिंग द लास्ट सेंचुरी मास प्रोडक्शन की वजह से और मैसेस को अप्रोच करने के लिए और रिटेल सेक्टर ने जो है वो फिक्स्ड प्राइसिंग का कॉन्सेप्ट जो है उस पर फिक्स प्राइसिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा काम हुआ है. लेकिन इंटरनेट की वजह से निगोशिएशन जो है वो दोबारा पॉसिबल होना शुरू हो गई है. निगोशिएशन की बेस के ऊपर प्राइस जो है वो एक से ज़्यादा दफ़ा सेट होती है, यानी बैक एंड फोर्थ डिस्कशन होती है और उसकी बेस के ऊपर प्राइस सेट होती है. जैसे कि eBay पे होता है which is an online auction site, और they utilize negotiated pricing. इसी तरह जैसे C2C साइट इसको कहा जाता है, और buyers and sellers जो हैं they develop trust among themselves, और फिर उस ट्रस्ट की बेसिस के ऊपर रिव्यूज जो मुख्तलिफ बायर्स और सेलर्स के आ रहे होते हैं उनकी रेटिंग्स के बेसिस के ऊपर प्राइसेस सेट की जाती हैं. eBay असिस्ट करता है अपने बायर्स को बाय प्रोवाइडिंग अ फीडबैक ऑन द सेलर्स. इसी तरह से B2B के केस के अंदर भी ऑक्शन बेस्ड काम किया जाता है और प्राइसेस नेगोशिएट की जा सकती हैं. ऑनलाइन टेंडर्स किए जाते हैं, बिडिंग सिस्टम्स ऑर्गेनाइजेशंस रन करती हैं जो कि एक नेगोशिएटेड प्राइसिंग मैकेनिज्म या ऑक्शंस के तौर पे रन हो रही होती हैं. With reference to pricing and price discrimination, एक वीडियो देखते हैं जिसमें फर्दर इंटरनेट के हवाले से प्राइसिंग का मेंशन किया गया है. Let's have a look. Yeah, in the net neutrality debate, there's a lot of angst about the idea of service prioritization or different tiers of service for the internet or broadband. But it's really strange that there's this much concern over this issue because, let's face it, this is how every single other sector of the American economy works. Prioritized and differentiated services
are part of every single capitalist system under the sun, whether we're talking about airlines or shipping services, hotels, amusement parks, grades of gas. Every single industry and technology has usually a premium offering of some sort and then a more average or different offering. And the benefit of having price differentiation, or what economists call price discrimination, is that essentially you can have a tiered pricing system to make sure that those who use more of the particular good or service pay a little bit more for it, and this in turn then helps average costs for the rest of the consumers of that good or service receive a lower cost for service. So there's no reason that can't be the case for broadband too. The problem is essentially net neutrality regulation would make that illegal, and that would be a real shame to kill that sort of innovation and choice for consumers. So the problem with heavy-handed technology mandates such as net neutrality regulation is that it could have a profoundly deleterious impact on investment, innovation, and competition within this sector. After all, there can be no innovation or investment for that matter without companies first being healthy and turning a profit. If the goal is to sort of undermine any profitability or success in the marketplace by private companies, well, net neutrality is going to be the sure ticket to success in that regard. But what we need to do is instead allow for experimentation and differentiation, and that includes in terms of service packages and prices. And unless we offer that, we're going to have a situation where we have a stagnant and static marketplace where essentially we do not have the sort of differentiated products, packages, and services that consumers and the market really needs for American broadband to thrive. So you're observing कि pricing or price models जो हैं they are being turned upside down because of the internet. There are different ways pricing is happening. जैसे कि एक म्यूज़िक बैंड ने अपनी सीडी जो है वो ऑनलाइन लॉन्च की विद पे व्हाटएवर यू वांट प्राइस मॉडल कि लोग जो है उसको डाउनलोड करने के लिए जितना उनका दिल चाहता है उतनी ही प्राइस कंट्रीब्यूट कर देते हैं. इसी तरह से सॉफ्टवेयर में हो रहा है जो अक्सर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है या एप्लीकेशंस लोग बनाते हैं दे आर डाउनलोडेबल फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन उसमें मेंशन भी कर दिया जाता है कि जी इफ़ यू वांट टू सेंड सम कंट्रीब्यूशन टू द मेकर्स ऑफ दिस सॉफ्टवेयर और टू द डेवलपर्स तो फिर आप इस पे पेमेंट कर सकते हैं एंड इट विल बी हेल्पफुल टू दोज डेवलपर्स इन रनिंग देयर बिजनेसेस. सो प्राइसेस के जो मुख्तलिफ तरीके हैं वो वेरी कर रहे हैं और प्राइस मॉडल्स जो हैं वो इंटरनेट की वजह से बिल्कुल अपसेट डाउन टर्न हो गया है. जो नई प्राइसिंग अप्रोचेस हैं अगर आप ब्राउजिंग करें सर्फिंग करें ऑनलाइन रिटेलर्स की साइट्स के ऊपर तो यू विल सी कि चेंजेस कैसे अकर हुई हैं. इमेजिन बीइंग पेड वन डे एंड द नेक्स्ट डे हैविंग टू पे फॉर डिलीवरिंग द सेम सर्विस. AOL जैसे है अमेरिकन ऑनलाइन इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइडर भी दे यूज्ड टू पे ABC न्यूज़ फॉर कंटेंट. अब उल्टा हो रहा है, अब ABC न्यूज़ जो है वो पे करता है AOL को कि वो AOL के पेजेस के ऊपर अपना कंटेंट प्लेस करे. सो देयर आर डिफरेंट मैकेनिज्म्स. इसी तरह से एडवर्टाइजमेंट्स में यही काम किया जा रहा है, एक दूसरे को पेमेंट्स की जाती हैं कंटेंट डिस्प्ले करने के लिए. ऑडियंसेस जो हैं वो दे यूज्ड टू पे फॉर मीडिया और अब मीडिया जो है वो ऑडियंस को पे करता है टू वॉच देयर एड्स. देयर आर नंबर ऑफ इंटरैक्टिव एड्स जिसमें लोगों को कहा जाता है कि वो क्लिक करेंगे तो क्लिक करने की बेस के ऊपर उनको कोई अकाउंट्स के अंदर क्रेडिट्स मिल जाएंगे यानी पेमेंट हो जाएगी, डिडक्ट किया जा सकता है वो अमाउंट नेक्स्ट परचेज में से. इस तरह की मुख्तलिफ स्ट्रैटेजीज बनाई जाती हैं जिसमें कस्टमर्स को इंगेज भी किया जा रहा है और दे आर पेड फॉर यूजिंग द सर्विसेज. सो प्राइसिंग अप्रोचेस में जो है वो नए तरीके इंट्रोड्यूस होते चले जा रहे हैं. हम इस सेक्शन में बात करेंगे कि हमें प्राइसिंग मॉडल्स को और प्राइसेस को रिव्यू करने की ज़रूरत क्यों है. जैसे कि ट्रांसपेरेंट एंड डायनामिक प्राइसिंग है वो सारी मार्केट्स को इम्पैक्ट कर रही है. हमने
डिफरेंट एग्जाम्पल्स हम देखते हैं. नेम योर ओन प्राइस एक बिजनेस मॉडल है जो कि प्राइस लाइन ने इंट्रोड्यूस किया. इसी तरह से ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग और ग्लोबल सोर्सिंग के लिए डिफरेंट हमें वेबसाइट्स और पोर्टल्स नज़र आते हैं. ऑल दीज different ways are forcing marketers कि वो radically rethink करें अपनी pricing strategies को. ऐसी companies जो offer करती हैं digital products जैसे content है, music और videos, they have more flexibility to offer a range of purchase options at different price points. और जो prices in different types की pricing है वो include करती है subscription based pricing जो कि एक ट्रेडिशनल पब्लिशर्स का रेवेन्यू मॉडल है. और जो सब्सक्रिप्शंस हैं दे कैन पोटेंशियली बी ऑफर्ड फॉर डिफरेंट पीरियड्स एंड डिफरेंट प्राइस पॉइंट्स. जैसे 3 मंथ्स के लिए, 12 मंथ्स के लिए, 2 years के लिए सब्सक्रिप्शन सर्विसेज प्रोवाइड की जा सकती हैं. और एज नीड अराइजेज यूजर्स जो है अपनी नीड के हिसाब से सब्सक्रिप्शंस ले सकते हैं. ट्रेडिशनली अगर मैगजीन्स की सब्सक्रिप्शंस को देखा जाए तो दे यूज्ड टू बी ओनली 12 month सब्सक्रिप्शन. हम पेमेंट कर देते थे और दे वर पॉपुलर मैगजीन्स इन पाकिस्तान एज वेल, जैसे रीडर्स डाइजेस्ट है या स्पाइडर है. हम अपने न्यूज़ एजेंट को सब्सक्रिप्शन करके पेमेंट कर देते हैं और साल की हमें रिसीव होना शुरू हो जाते हैं. वो 12 monthly सब्सक्रिप्शंस थी. लेकिन इंटरनेट के ऊपर उसमें भी वेरिएशंस आना शुरू हो गई हैं. इवन डेज के लिए भी लोग सब्सक्रिप्शन कर सकते हैं. अगर कोई रिसर्च कर रहा है और उसे फॉरेस्टर से या किसी और रिसर्च कंपनी से ये डेटा चाहिए जो उसको रिसर्च में हेल्प करेगा तो वो उसको ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ द रिसर्च ओनली सब्सक्राइब कर सकता है. देन वी हैव अनदर वे व्हिच इज पे पर व्यू, यानी देयर इज अ फी फॉर अ सिंगल डाउनलोड और व्यूइंग सेशन एट अ हायर प्राइस. अ लॉट ऑफ आर्टिकल्स आर डाउनलोडेड दैट वे कि लोग उस पर परमानेंट सब्सक्रिप्शंस नहीं करते हैं. देयर आर सर्टेन पब्लिशर्स साइट्स जो कि रेगुलरली विजिट नहीं की जा रही होती हैं, लेकिन उस पर वंस इन अ वाइल कोई ऐसा आर्टिकल या कोई ऐसा कंटेंट है जो कि हेल्पफुल होता है तो उसको वो एक ही दफ़ा पे करते हैं. सो पे पर व्यू के हिसाब से भी प्राइसेस एडजस्ट की जा सकती हैं. देन एक और ऑप्शन है जो कि बंडलिंग की ऑप्शन है जो प्रोवाइड की जा सकती है. डिफरेंट चैनल्स और कंटेंट को ग्रुप कर दिया जाता है और रिड्यूस प्राइस दे दी जाती है एज कंपेयर टू पे पर व्यू. सो 2-3 डिफरेंट कंटेंट जनरेटर्स या कंटेंट वेबसाइट्स के ऊपर जो आर्टिकल्स हैं उसमें से जो बेस्ट हैं वो चूज करके और उनके ऊपर पेमेंट की जा सकती है. सिमिलर टू अ प्राइस सुपरमार्केट टाइप चीज़ जो travelsupermarket.com है, उस तरह से ये कंटेंट के लिए है, नॉट फॉर ट्रैवलिंग. Then we have ad supported content. Ad supported content से हमारा मतलब क्या है कि यहाँ पर कोई डायरेक्ट प्राइस सेट नहीं हुई भी होती है, बल्कि पब्लिशर्स का जो मेन रेवेन्यू सोर्स है वो एडवर्टाइजमेंट्स के ऊपर से होता है. सो एडवर्टाइजमेंट्स वेदर दे आर CPM डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट्स, कॉस्ट पर मिली विच इज़ एक दफ़ा 1000 टाइम्स एड्स को दिखाया जाता है तो उसके ऊपर पेमेंट करनी पड़ती है. बैनर एड्स या स्काई स्क्रैपर्स जिनको कहा जाता है एड्स की टाइप्स को, यहाँ पर CPC कॉस्ट पर क्लिक मॉडल को यूज़ किया जाता है जो कि ज़्यादा टिपिकल है सर्च नेटवर्क्स में और सर्च बेस्ड एड्स जो डिस्प्ले होते हैं उसमें. और गूगल का जो है अबाउट 1/3 of its revenue is generated through this way. So ad supported content की वजह से भी prices को affect हो रहा है. लोग अपने products या content जो है वो they make it available for free, लेकिन जो वेबसाइट का रेवेन्यू जनरेशन का सोर्स होता है वो फिर उसको एड्स के थ्रू ले लेते हैं. सो दीज आर डिफरेंट वेज जिसकी वजह से प्राइसेस चेंज हो रही हैं. इसके अलावा और कौन सी ऑप्शंस हैं? अफिलिएट रेवेन्यू मॉडल जो है यूज़ किया जाता है. सेल्स ऑन थर्ड पार्टी साइट्स और ऑफरिंग एक्सेस टू सब्सक्राइबर लिस्ट्स. डिफरेंट साइट्स के ऊपर जो अफिलिएट प्रोग्राम्स रन कर रहे होते हैं उससे भी प्राइसिंग की अप्रोचेस में चेंज आती है.
बहुत सारी जो न्यूज़पेपर बेस्ड साइट्स हैं, पब्लिशर्स हैं, ऑनलाइन पब्लिशर्स, दे हैव रिवर्टेड टू एड सपोर्टेड कंटेंट और उसमें वो एफिलिएट प्रोग्राम्स को यूज़ कर रहे होते हैं. इस सब काम को करने के लिए यू हैव टू हैव अ साउंड डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको DRM कहा जाता है. DRM सॉल्यूशंस फाइंड आउट किए जाते हैं डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट, जिसमें कॉपीइंग को मिनिमाइज किया जा सकता है कि लोग आपके कंटेंट को कॉपी ना कर सकें. एंड देयर आर फाइंडिंग वेज जिसमें डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट की जा सकती है. दिस इज़ एन एरिया जो कि बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा इसके ऊपर काम किया जा रहा है. नो मैटर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट सिस्टम्स एग्जिस्ट, लेकिन उसके बावजूद यूजर्स और हैकर्स और स्पैमर्स दे फाइंड वेज जिससे कंटेंट कॉपी हो सकता है, जिससे स्ट्रैटेजीज जो वेबसाइट्स यूज़ कर रही हैं, प्राइसिंग ये वो कंपेयर करके उसको यूज़ किया जा सकता है. मॉडल्स बना लेते हैं वो ऐसे सॉफ्टवेयर बेस्ड जो कि कॉपी कर लेते हैं कंटेंट को. सो जो कंपटीशन में ग्रोथ है that has been caused partly by global suppliers and partly by global customers searching via the web, which puts further pressures on pricings. और बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो lower margins को enjoy कर रही हैं with more efficient web enabled databases and processes, क्योंकि अगर उनकी databases और processes ज़्यादा efficient हैं तो lower margin अगर है और फ्रीक्वेंसी या वॉल्यूम ऑफ सेल्स ज़्यादा है तो वो जस्टिफाई हो जाते हैं और उनको ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है एज़ कम्पेयर टू फ्यूअर सेल्स विद बिगर मार्जिन्स. दे ऑल्सो कट आउट द मिडल मैन एंड हिज मार्जिन. हम डिसइंटरमीडिएशन और इंटरमीडिएशन के हवाले से बात करते हैं इसमें. एंड देयर इज मोर. बार्टर किया जा सकता है, काउंटर ट्रेड, स्ट्रेटेजिक अलायंसेस, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, लाइसेंसेस, लीजिंग एज वेल एज ऑक्शंस एंड देन रिवर्स ऑक्शंस एज वेल, जहाँ पर सेलर्स compete करते हैं to supply a buyer या counter auctions. They are all putting downward pressure on prices. Different mechanisms internet के ऊपर conduct करना as compared to offline media आसान है. Mix and match of business models can be used, different types of business models can be used at the same time. So इन सब चीज़ों की वजह से there is a downward pressure on prices. On the other hand, websites जो हैं they can track customer segments and their sensitivity to prices against their activity on the site. या past purchase habits को भी record किया जा सकता है. databases में cookies store हो रहे हैं, we have mentioned that before as well. So अगर आपके पास customer की history है और वो show करती है 2 different visits एक particular product के page के ऊपर, तो फिर an automatic online coupon can be created जो कि उसको email हो जाता है और वो customer को nudge करता है या customer को help करता है, facilitate करता है और encourage करता है कि वो purchase कर लें. And it happens a lot. If you visit a website, there was a research conducted on it as well. एक यूज़र ने डिफरेंट वेबसाइट्स को विज़िट किया जो कि ऑनलाइन रिटेल की साइट्स थी और प्रोडक्ट जो है कोई एक पिक किया और उसकी प्राइस दैट वाज अ वॉच का एक प्रोडक्ट था, अ वेल नोन ब्रांड ऑफ अ वॉच. उसको देखा तो फर्स्ट टाइम जब उसने उसकी प्राइस चेक की तो दैट वाज $700 एंड दैट वाज अराउंड मिड डे. और जैसे जैसे लेटर टाइम हुआ वर्क डेज में से यानी ड्यूरिंग द वीक, शाम के टाइम पे द प्राइस केम डाउन टू 600 और अराउंड 9-10 PM द प्राइस केम डाउन टू $468. सो अब फिर अगर कंपटीशन ज़्यादा हो या प्रोडक्ट ज़्यादा पॉपुलर हो तो फिर प्राइसेस उस प्रोडक्ट की वेरी हो सकती हैं. एंड कस्टमर्स क्या कर रहे होते हैं, कस्टमर्स की मोटिवेशन क्या होती है जब वो डिफरेंट ऑनलाइन रिटेल साइट्स के ऊपर जा रहे हैं और वो व्यू कर रहे हैं तो उनको बेस्ट डील ढूंढनी होती है. सो इस तरह से वो कंपनीज की साइट्स को रीविजिट करते हैं, उन साइट्स के ऊपर उनकी इंगेजमेंट एंड इंटरैक्टिविटी बढ़ जाती है. और दिस इज हाउ द कंपटीशन इन प्राइसिंग is generated as well online. और अगर कोई
कंपनी ऐसी है जो यूजर्स के बिहेवियर को ट्रैक कर रही है, तो फर्स्ट टाइम अगर किसी ने प्रोडक्ट व्यू किया और कोई एक्शन नहीं लिया, दे लेफ्ट द ब्राउज़र एंड व्हेन दे केम बैक अगेन, तो उस टाइम के ऊपर उनको जो लास्ट टाइम का प्रोडक्ट उन्होंने व्यू किया होता है उसका ऐड कहीं पर दिखाया जा सकता है। और अगर सेकंड टाइम पे दोबारा उन्होंने वही प्रोडक्ट पेज व्यू किया है और कोई एक्शन नहीं लिया है, तो फिर कंपनी के पास जो उनकी सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग हुई भी है या शॉपिंग कार्ट का जो सिस्टम है उसमें वो ऑटो जनरेटेड ईमेल्स कर सकते हैं कि एक प्रोडक्ट को एक कस्टमर ने अगर 2 या 2 से ज़्यादा बार व्यू किया है तो दैट मीन्स ही इज़ इंटरेस्टेड इन द प्रोडक्ट, और मे बी उसके ऊपर एक कूपन उनको ईमेल किया जा सकता है कि जी यू आर इंटरेस्टेड इन दिस प्रोडक्ट एंड वी हैव अ स्पेशल प्राइस फॉर यू, और उसमें थोड़ी सी प्राइस और कम करके उनको भेज दिए जाते हैं बिकॉज यू आर अ स्पेशल कस्टमर और ये वो। सो द कस्टमर फील्स गुड, द कस्टमर फील्स स्पेशल, और आपके पास एक मौका होता है कि आप उस प्रोडक्ट को पुश कर सकते हैं और कस्टमर को इनकरेज कर सकते हैं। थिंक ऑफ इट इन द सेम वे एज अ सेल्समैन डज इन अ शॉप। जब आप किसी दुकान पे जाते हैं, कोई चीज़ देखते हैं और वापस आते हैं, तो अक्सर सेल्स मैन जो हैं वो आपके साथ डिस्कशन करने की कोशिश करते हैं, बार्गेन करते हैं और आपको बताते हैं कि जी हम आप आके देखें तो सही इस प्रोडक्ट को हम प्राइस कम कर देंगे। सो इस किस्म का काम जो है वो टेक्नोलॉजी की वजह से ऑनलाइन रिटेल जो है वो बेनिफिट ले सकता है। So in theory, what is happening is that marketers with well-managed databases, they can tailor prices to discrete segments at optimum prices. और well-managed databases जो हैं वो help करती हैं एक ज़्यादा business generate करने के लिए, marketing बेहतर करने के लिए। So you can see pricing is under pressure. There is a continual trend जिसमें commoditization हो रही है। हर रोज़ कोई एक नई चीज़ को commoditize किया जाता है। एक दफ़ा अगर बायर्स स्पेसिफाई कर लें एग्जैक्टली उनको क्या चाहिए और सप्लायर्स को आइडेंटिफाई कर लें, तो फिर वो अपने लिए ज़्यादा बेनिफिट लेकर आ सकते हैं। रिवर्स ऑक्शंस भी रन की जा सकती हैं और इससे भी हेल्प हो जाती है आपको अपनी प्राइस रेंज और प्राइस बार सेट करने के लिए। Pricing is under pressure through the continual trend towards commoditization. Something new is commoditized almost every day. और अगर जैसे buyers हैं वो स्पेसिफाई कर सकते हैं कि एग्जैक्टली उनको क्या चाहिए, किस प्राइस पे चाहिए, दैट मीन्स बायर्स आर मोर एम्पावर्ड, और वो एम्पावरमेंट की वजह से अपने लिए खुद से प्राइसेस बता सकते हैं, अपने लिए इंटरेस्ट आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ग्रुप्स ऑफ बायर्स कैन कंबाइनली क्रिएट प्रेशर्स जो कि ऑर्गेनाइजेशंस को मजबूर कर देती हैं कि वो कुछ प्राइसेस को एडजस्ट करें। रिवर्स ऑक्शंस रन की जा सकती हैं। तो इन सब बातों की वजह से जो है वो एक प्रेशर आता है जो कि प्राइसिंग के ऊपर होता है। वी हैव अ रिपोर्ट बाय कॉलमिन 2000 जिसने कहा कि medicinonline.com उसके ऊपर इलेक्टिव प्रोसीजर्स जो हैं जैसे लेज़र आई करेक्शंस हैं या प्लास्टिक सर्जरीज हैं, दे रिक्वायर्ड बाय अ पर्टिकुलर कस्टमर आर फॉट ओवर बाय राइवल प्राइसेस, यानी कंपटीशन वहाँ पर इतना होता है कि जो compete कर रहे हैं बिजनेसेस इस एरिया के अंदर वो बहुत डिफरेंट प्राइसेस जो हैं वो लेकर आते हैं और फियर्स कंपटीशन वहाँ पर होता है। प्राइस ट्रांसपेरेंसी इज़ अनदर फैक्टर। जैसे जैसे इंटरनेट के ऊपर, वेब के ऊपर प्राइसेस पब्लिश होती हैं, बायर कंपैरिजन ऑफ प्राइसेस इज़ मोर रैपिड, यानी लोग आपके कंपैटिटर्स के साथ आपको कंपेयर करना चाहते हैं। प्राइसेस को डिजिटली स्टोर करना डेटाबेसेस में वो इनेबल करता है आपके शॉपिंग सॉफ्टवेयर को या शॉपिंग बॉट्स को, रोबोट सॉफ्टवेयर को कि वो बेस्ट प्राइसेस आइडेंटिफाई कर सकें। प्राइस कंपैरिजन साइट्स जो हैं वो दे हैव बीन अराउंड फॉर मेनी इयर्स नाउ इन डिफरेंट सेक्टर्स। रिटेल के ऊपर हैं, ट्रैवल के ऊपर, मोस्ट फेमस ट्रैवल इंडस्ट्री की हमारे पास कंपैरिजन साइट्स जो हैं वर्ल्ड वाइड पॉपुलर हैं।
सो कंपैरिजन साइट्स जो हैं वो क्रिएट करती हैं कस्टमर एम्पावरमेंट से फर्दर डाउनवर्ड प्रेशर आता है प्राइसेस के ऊपर, एंड दिस इज़ व्हाट हैपन्स व्हेन कस्टमर्स वांट टू टेक कंट्रोल ऑफ द रिलेशनशिप रादर दैन इट्स बीइंग द अदर वे अराउंड. एंड इट्स नॉट गोइंग टू गेट एनी ईजियर, यानी सस्टेन करना किसी प्राइसेस को या पुरानी प्राइसेस को सस्टेन करना, इट्स नॉट गोइंग टू बी वेरी ईजियर. एक प्रोटोटाइप ई कॉमर्स सर्वर बनाया गया है रिसर्च करके यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन ने, और वो गेमिंग स्ट्रैटेजीज को यूज़ करते हैं टू डिसाइड व्हेन टू बार्गेन इवन हार्डर ड्यूरिंग द नेगोशिएशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्ट्रैक्ट्स. जब कस्टमर्स को प्राइसेस दिखाई जा रही हैं अबाउट प्रोडक्ट्स, तो वो हेल्प करता है ये सॉफ्टवेयर के वहाँ पर गेमिंग स्ट्रैटेजीज़ को यूज़ करके डिसाइड किया जाए कि किस टाइम किसी बायर के साथ नेगोशिएट करना है. नेगोशिएशन एजेंट्स, जो सॉफ्टवेयर एजेंट्स हैं, उनको यूज़ करना है कि वो नेगोशिएटेड प्राइसेस जो हैं वो कस्टमर्स के साथ लेकर आ सकें. सो यू कैन सी प्राइसेस आर कॉम्प्लेक्स, और जो मुख्तलिफ प्राइसेस के पैकेजेस हैं दे इंक्लूड अ बेसिक प्राइस, और बहुत सारे रिटेल के प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो कि लो मार्जिन प्रोडक्ट्स हैं, हाई फ्रीक्वेंसी प्रोडक्ट्स हैं, ग्रोसरीज के प्रोडक्ट्स हैं, दे विल हैव सिमिलर प्राइसेस एज बेसिक प्राइसेस, और वो सारे रिटेलर्स के ऊपर ऑलमोस्ट सिमिलर प्राइसेस के ऊपर हैं. फिर जैसे बुक्स हैं, बुक्स की कुछ प्राइसेस जो हैं वो नई बुक्स की जो कि रिटेलर्स सेल कर रहे हैं, दे आर ऑल स्टैंडर्ड प्राइसेस, सिमिलर प्राइसेस, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है उसमें. लेकिन कुछ और सेक्टर्स हैं वहाँ पे प्राइसेस में बहुत डिफरेंसेस हैं. सो जो प्राइसिंग पैकेजेस बनाए जाते हैं दे इंक्लूड बेसिक प्राइसेस, दे इंक्लूड डिस्काउंट्स, के डिस्काउंट्स किस तरह किस टाइम ऑफर करने हैं, एड ऑन्स और एनी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स जो कि प्रोडक्ट्स के साथ सेल हो रहे हैं, कोई सर्विसेज जो आप सेल कर रहे हैं. देयर आर ऑर्गेनाइजेशंस, एंड आई विल गिव एन एग्जांपल ऑफ द ट्रैवल इंडस्ट्री अगैन, जिसमें कई दफ़ा यूरोपियन रीजन में जो ट्रैवल बेस्ड एयरलाइंस है, ट्रैवल्स के पैकेजेस जो प्रोवाइड कर रही होती हैं, देयर आर टाइम्स व्हेन देयर इज़ नो कॉस्ट टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और वहाँ पे सिर्फ आपको कहा जाता है कि यू ओनली पे द एयरपोर्ट टैक्सेस एंड दैट्स इट. सो वो क्या क्या कर रहा है, वो सप्लाई और डिमांड को उनका सॉफ्टवेयर देख रहा होता है, और उसके साथ साथ फिर प्राइसेस नेगोशिएट कर रहा है यूजर्स के साथ. एंड इफ दे फीलिंग के कोई एक प्लेन है उसमें अभी भी सीट्स अवेलेबल हैं, तो lastminute.com जैसे काम कर रहा है कि बिल्कुल लास्ट मिनट पे आप जब सीट बुक कर रहे हैं तो फिर आपको क्या प्राइस पे करनी है. इसके अलावा गारंटीज़ हैं, वारंटीज़ हैं, रिफ़ंड पॉलिसीज़ हैं, ऑर्डर कैंसलेशन टर्म्स हैं, एक्शन बटन्स को रिवोक करना है, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो प्राइस पैकेजेस में इंक्लूड होती हैं. इसकी बेस के ऊपर प्राइस पैकेजेस बनते हैं. आयरॉनिकली the more rich and time poor customers in B2C markets may be much slower than buyers in B2B markets, where transaction values are often higher, so savings are more significant. B2B markets जैसे कि exchanges हैं या marketplaces हैं, hubs हैं, auctions हैं, they will grow in significance, and we are seeing that happening. Much routine and repetitive buying will be carried out in these B2B exchanges. Major corporations are already buying through online exchanges and auctions. बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे प्रॉक्टर एंड गैम्बल है, उन्होंने अपना एक अलग से पोर्टल बनाया है जो कि सिर्फ सप्लायर्स के साथ ऑनलाइन जो है परचेज करने में उनको हेल्प करता है, और वहाँ पे वो लिस्ट कर देते हैं उनको जो चीज़ें, जो रॉ मटेरियल्स चाहिए होते हैं, और सप्लायर्स उधर जाकर बिड करते हैं. सो वहाँ पे भी ज़ाहिर एक नई प्राइसिंग अप्रोच को यूज़ किया जा रहा है, और ये ज़्यादा चीज़ें कॉमन होती चली जाएंगी. Marketers and buyers will need new skills. They will define the strengths and weaknesses of various exchanges and auctions. हमारे experienced business people, they know the impact of buying efficiencies, और उन्होंने मार्टिन बटलर ने एस्टिमेट किया है कि 5% saving in procurement equals the same contribution as a 30% increase in sales for many manufacturing
companies. So business people also need to know the impact of buying efficiencies, और इसी वजह से फिर businessmen अपनी planning जो है वो इन बातों को जहन में रखते हुए करते हैं. Price monitoring. Obviously, pricing is an important variable. Not knowing that your competitors have increased their prices can cost you loss. यानी आपने कि competitors ने अगर if we are talking about online retail, if your competitors have started charging more or equally if they have started charging less, तो दोनों ही cases में आपको नुकसान हो सकता है. और इसलिए आपको प्राइस मॉनिटरिंग जो है वो करते रहना चाहिए. प्राइस कंपैरिजन साइट्स को यूज़ किया जा सकता है. कुछ और सर्विसेज ऐसी हैं जो कंपैरिजन रिपोर्ट्स हर घंटे 2 घंटे के बाद जो है वो आपको ईमेल पर डिलीवर कर देती हैं, और आप जो है वो अपने कंपैटिटर्स से रिलेटेड जो आपको कंपैरिजन चाहिए प्राइसेस का, वो सर्विस उनसे मांग सकते हैं, और एवरी फ्यू आवर्स और एवरी आवर आपको कंपटीशन की रिपोर्ट्स इन टर्म्स ऑफ प्राइसेस मिल जाती हैं. तो दैट कैन हेल्प यू. सो प्राइस मॉनिटरिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जब आप अपने लिए प्राइसेस सेट करते हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्राइसेस सेट करते हैं. द इंटरनेट इज ऑब्वियसली चेंजिंग प्राइसिंग फॉरएवर. प्राइसेस आर अंडर प्रेशर. प्राइसिंग के जो स्ट्रक्चर्स हैं और ऑप्शंस हैं, दे आर बिकमिंग मोर कॉम्प्लेक्स. It is crucial to get the pricing right in the short, medium and long term. आपको प्राइस स्ट्रक्चर्स को रिव्यू करना चाहिए, ड्रिवन बाय कस्टमर्स लुकिंग फॉर लोअर प्राइसेस, क्योंकि उनके पास रेंज ऑफ ऑनलाइन टूल्स अवेलेबल हैं, रिवर्स ऑक्शंस हैं, कस्टमर यूनियंस हैं, कमोडिटाइजेशन, साइबरमीडियरीज, इंटरमीडियरीज, इंफोमीडियरीज और शॉपिंग बोर्ड्स. ये तरह तरह के पास उनके पास मैकेनिज्म्स हैं, टूल्स हैं जिनको वो यूज़ कर सकते हैं, और उससे ज़ाहिर है मार्केट ड्राइव ही कस्टमर्स की वजह से होती है, तो प्राइसेस भी उन्हीं की वजह से डिटरमिन करनी चाहिए. So we have talked about how pricing works in the online world. We have seen a buyer's perspective, we have seen it from the seller's perspective. हमने market efficiencies का जिक्र किया, fixed and dynamic pricing का जिक्र किया. We have talked about how internet पे जो है वो pricing is under pressure, और इसके अलावा हमने कुछ price monitoring की बात की है. And before I go, as always, there is something for you to look into. Many companies use a new product development process called scenario planning. यानी जैसे Microsoft के executives हैं, वो they think about situation जहाँ पर अगर उनके customers search करना चाहें for कंप्यूटर में कोई भी सर्च करना चाहें फॉर फोन नंबर्स, ईमेल एड्रेसेस, बोथ फाइल नेम्स एंड डॉक्यूमेंट कंटेंट all at once with one search word. And you might have noticed कि विंडोज़ के जो नए वर्जन्स आ रहे हैं उसमें सर्च बॉक्स में अगर हम कोई वर्ड लिखते हैं तो उससे रिलेटेड जो बाकी सारी चीज़ें हैं, फाइल्स हैं, फोल्डर्स हैं, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, वो सारे रिजल्ट्स में अपेयर होना शुरू हो जाते हैं. सो I want you to think of 5 different scenarios that will make your life easier while using internet. और उन सिनारियोज में एक सिनारियो में आप प्राइसिंग को भी जहन में रखिएगा. Enjoy this activity, be smart, be creative, have a good time. Allah Hafiz.